नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ट्रक ड्राइवर की काफ़ी डरावनी कहानी लाया हूँ, जिसे आप सुन लिए तो आपके अंदर भी डर का एहसास होने लगेगा। दोस्तों, आज की कहानी हमारे एक दोस्त विक्रम ने भेजी है, जो कि एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी विक्रम के मुख्य से सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं इलाहाबाद के प्रयागराज जिले का रहने वाला हूँ। मैंने ट्रक चलाने का काम बहुत कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। जब मैं 18 साल का था तभी से मैं मेरे चाचा जी की ट्रक चलाने लग गया था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ बताने जा रहा हूँ वह तब की है जब मैं 35 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैंने मेरे जीवन में ट्रक चलाते वक्त कभी भी आसान रास्ता नहीं अपनाया। दरअसल यह घटना उस वक्त की है जब हमारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और किसी को भी कहीं पर भी आने जाने की इजाज़त नहीं थी, सिवाय इमरजेंसी सेवाओं के। उस वक्त मैंने अपनी गाड़ी मेडिकल लाइन में दवाओं को लाने और ले जाने में लगा रखी थी, इसीलिए मुझे लॉकडाउन में भी गाड़ी चलानी पड़ रही थी। उस दिन मैंने ट्रक में विजयवाड़ा से सामान लोड किया और मुझे यह सामान दिल्ली पहुंचाना था। दोपहर के 2-12 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 6-9 बजे तक मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे यह सामान अगले दिन शाम तक दिल्ली पहुंचाना था, इसलिए मैं काफ़ी अच्छी खासी रफ्तार में चल रहा था। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितना सांस लेना ज़रूरी होता है, लॉकडाउन के टाइम पर मास्क लगाना भी उतना ही ज़रूरी था, क्योंकि अगर गलती से भी कहीं पर पुलिस वालों ने बिना मास्क के देख लिया तो चालान काटने में देरी नहीं लगेगी। यही सोचकर मैंने जब ट्रक स्टार्ट किया था उसी वक्त मास्क लगा लिया था। अब लगातार मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे दिन ढलने के कारण चारों तरफ अंधेरा पसर लगा था और सड़क पर सिर्फ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह कल शाम से पहले यानी कि जल्दी मुंबई पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज़्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। और यही सोचकर मैंने एक फ़ैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई आसान रास्ता दिखता है तो मैं उस आसान रास्ते को अपनाकर जल्दी मुंबई पहुँच जाऊँगा। लेकिन कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद ना जाने क्यों पर मुझे नींद की झपकियाँ आने लगी। इसलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए हाईवे पर किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मुझे याद आया कि यह तो लॉकडाउन का टाइम है और इस टाइम मुझे कोई भी ढाबा या दुकान नहीं मिलने वाली जहाँ पर बैठकर मैं चाय पी सकूँ। फिर मैं अपने आप से मन में ही कहा, क्या यार विक्रम, तू भी कितना भोला है भला। लॉकडाउन के टाइम पर तुझे कहाँ चाय की दुकान मिलेगी। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वह तो एक चाय की टपरी है और उसी पर एक बुजुर्ग दुकानदार बैठा हुआ है। हमारे राजस्थान में छोटी और अस्थायी दुकान को टपरी ही कहा जाता है। तभी मैंने उसे बुजुर्ग आदमी के पास अपना ट्रक ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। तो उसने मुझसे कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए या सब कुछ वहीं पर लेंगे। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, पर फिर भी मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और फिर मैंने उसे आदमी को एक चाय बनाने को कहा। उस आदमी को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने अपने ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। थोड़ी ही देर बाद उस आदमी ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उसकी चाय का टेस्ट कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब, ये चाय भैंस के दूध की नहीं है। वह क्या है कि लॉकडाउन के टाइम पर दूध की सभी दुकानें तो बंद हैं और मेरे घर में सिर्फ कुछ गायें हैं, तो मैं उन गायों का दूध निकाल कर ही यहाँ दुकान पर लाता और उसी की चाय बनाकर बेचता हूँ। शायद आपने कभी गाय के दूध की चाय पी नहीं होगी, इसीलिए आपको इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा है। तब मैंने उससे पूछते हुए बोला कि यह लॉकडाउन के टाइम पर तुमने दुकान खोल रखी है, पुलिस वगैरह आती है तो तुम्हें कुछ कहती नहीं है क्या इस पर? उस आदमी ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, पुलिस तो क्या, हमारा तो कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब थी और वह मुस्कुराने के साथ साथ मुझे अजीब तरीके से घूर रहा था। तभी मैं उसको नज़रअंदाज करते हुए चाय पीने लगा। मुझे लगा कि यह बूढ़ा थोड़ा सटिया गया है। जब मैं उसकी दुकान पर चाय पीने उतरा था तो मैंने अपना ट्रक चालू ही छोड़ दिया था, लेकिन अचानक से मेरा ट्रक बंद हो गया। मुझे लगा कि यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा ट्रक अभी नया नया ही था और वह ऐसे ही अपने आप कभी भी बंद नहीं होता था।
जब तक कि मैं खुद उसे चाबी से बंद ना करूं। तभी मुझे लगा कि शायद ट्रक सर्विस पर आ गया है, इसीलिए अपने आप बंद हो गया है। खैर, मैं इस बात को नज़रअंदाज करके चाय पीने लगा, लेकिन पीते वक्त मुझे उसकी चाय कुछ थोड़ी ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, तो मैंने मेरे जीवन में पहले भी बहुत बार गाय के दूध की चाय पी थी, लेकिन कभी भी उसका टेस्ट ऐसा नहीं था जैसा कि आज इस बूढ़े की चाय का था। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नज़र उस बूढ़े की टपरी के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा कि शायद ये कोई आसान रास्ता है, और तभी मैंने उस आदमी से पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है। तो उस आदमी ने फिर से उस अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा कि जहाँ जाना चाहते हो, ये रास्ता तुम्हें वहीं पहुँचा देगा। तो मैंने उस आदमी से कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहाँ जाना है ये रास्ता मुझे वहाँ पहुँचा देगा। इस पर वह आदमी कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे के बैठा रहा। तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस रास्ते से मुंबई जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी। तो इस पर उस आदमी ने अपना मुंह नीचे के हुए ही बोला, 700 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उस आदमी से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वह आदमी अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ी अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। इस पर उस आदमी ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा कि तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे भी उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसीलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैंने उस आदमी को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे तो वह बूढ़ा पहले से ही बहुत ज्यादा सटका हुआ लग रहा था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस आसान रास्ते की तरफ जा रहा था, और मेरा मन बार बार उस आसान रास्ते से ही चलने को कर रहा था। और हुआ भी अंत में यही, मैं उसे आसान रास्ते से ही की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के 10 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस आदमी को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं, लेकिन अब मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका था, इसलिए मैंने वापस जाना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे ज़्यादा अजीब बात तो ये लगी कि उस आदमी ने भी मुझसे चाय के पैसे नहीं मांगे। खैर, मैं अब इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन मुझे उस रास्ते पर एक सबसे बड़ी अजीब बात ये लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वह हरे भरे थे, लेकिन इस रास्ते के अगल बगल में जो पेड़ पौधे थे वह पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे हुए थे और उन पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। तभी मैंने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले जिस हाईवे पर दोनों तरफ हरियाली थी तो उससे इतनी सी दूरी पर इतना सूखा कैसे हो सकता है। पर मुझे तो जल्दी से दिल्ली पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नज़रअंदाज कर दिया। अब जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज़्यादा थे। लगभग हर 1-2 किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर आ ही रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो मैं शायद टाइम पर दिल्ली नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि उस रास्ते पर अब मैं काफ़ी आगे आ चुका था। इसलिए मैंने चलते रहना ही ठीक समझा। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे महसूस होने लगा कि जैसे ट्रक को बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। ऐसा अमूमन तब होता है जब ट्रक में पीछे की तरफ कुछ बहुत ज़्यादा भारी सामान लोड किया हुआ हो, लेकिन आज तो ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ट्रक इतना पावर क्यों ले रहा था, जैसे उसके पीछे कोई बहुत भारी सामान लोड किया हुआ हो। अब बार बार मुझे इस चीज़ का एहसास होने लगा था कि ट्रक को चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने ट्रक को रोक कर एक बार चेक करने की सोची, लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का मंजर देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही ज़्यादा उबड़ खाबड़ और देखने में भी व्यवहान लग रहा था। खैर, वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन आखिर हूँ तो मैं भी एक इंसान ही। तभी मैं ट्रक चलाते हुए मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए तो मैं ट्रक को रोक कर इसको चेक कर लूँगा और उस इंसान से पूछ भी लूँगा कि रास्ता इतना वीरान और सूखा क्यों है और ये मुझे दिल्ली कब तक पहुँचा देगा। बस मेरे ये सोचने भर की देरी थी और मुझे रास्ते पर आगे एक औरत सर पर लकड़ियों का गट्ठर लेकर चलती हुई दिखी। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को ये औरत लकड़ियों का गट्ठर लेकर कहाँ जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी में टाइम देखा तो रात के कितने बज रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा,
पर फिर भी मैंने उसके पास ले जाकर अपनी ट्रक को रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वह औरत दिखने में काफी ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने घूंघट निकाल रखा था। मेरे ट्रक को उसके पास रुकता देख वह औरत भी वहीं पर रुक गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा कि यह रास्ता कितना लंबा और है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने नीचे उतरकर ही उससे बात करना ठीक समझा। तो अब मैं ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। लेकिन जैसे ही मैं उतरकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उस औरत ने अपने लकड़ियों के गट्ठर से अपनी दांतली निकाली और मेरी तरफ आगे बढ़ा दी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूँ और मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए ही नीचे उतरा हूँ, आप मुझे गलत ना समझे। इस पर वह औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपने हाथ में ली हुई दांतली को नीचे कर लिया। दरअसल दांतली हमारे इलाहाबाद में एक प्रकार का औजार है जिसे कुछ भी लकड़ी या अन्य चीजों को काटने के लिए काम में लिया जाता है। अभी मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपना घूंघट ऊपर किया और उसके घूंघट ऊपर करते ही मैं तो मंदमुग्ध हो गया, क्योंकि वह दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मैंने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से पूछा कि क्या यह रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या ऐसे ही ऊबड़ खाबड़ रहेगा। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, यह ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है, आगे जाकर अच्छा रास्ता है। लेकिन उसकी आवाज सुनते ही मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह जितनी दिखने में खूबसूरत थी उसकी आवाज उतनी ही बदसूरत, या फिर यूं कहे कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसकी आवाज बिल्कुल मर्दों की तरह थी। जब वह बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा हो, लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज से ज्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो, और वह भी इन लकड़ियों के गट्ठर को लेकर। तो इस पर उस औरत ने कहा कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, ना तो दिन के समय तो बाहर जाकर लकड़ियां ला नहीं सकते, इसलिए मैं रात के समय ही लकड़ियां लेकर आती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर लकड़ियों से ही खाना बनता है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये औरत सच बोल रही हो, क्योंकि उस समय लॉकडाउन में माहौल भी ऐसा ही था। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप ही बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक तो सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नज़र उस औरत की तरफ घुमाई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वह औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरा होते ही वह औरत उतनी ही ज्यादा बदसूरत और बूढ़ी नजर आ रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब उसका ये मंजर देखकर मैं थर-थर कांपने लगा और पूरा पसीने से भीग गया। मेरी ये हालत देखकर वह औरत एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब जैसे जैसे वह औरत मुस्कुरा रही थी तो वैसे वैसे ही उसके होंठों से खून टपक रहा था। ये सब देखकर मैं तो वहां जैसे पत्थर की तरह ही जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, पर मेरे हलक से आवाज निकल ही नहीं रही थी, और पैरों को तो जैसे किसी ने फेविक्विक से वहीं पर चिपका दिए हो। उस औरत और मेरे बीच में सिर्फ 2 कदमों का ही फैसला था। अब वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार 2 गुनी हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बस अब हार्ट अटैक आने वाला है। वह औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूर रही थी और उसके अंदर से घर घर की आवाज आ रही थी। साथ ही उसके होठों से खून की बूंदें अपने आप ही टपक रही थी, जैसे अभी अभी उसने किसी का खून पिया हो। उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उस बूढ़े की तरह थी जिसने शाम के वक्त उस टपरी पर मुझे चाय पिलाई थी और जिसने मुझे यह आसान रास्ता दिखाया था। यह औरत बिल्कुल उसी की तरह मुझे घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने सर पर रखा गट्ठर फेंक दिया। जब मैंने उस गट्ठर की तरफ देखा तो मेरी तो घी बैठ गई, क्योंकि वह कोई लकड़ियों का गट्ठर नहीं था, बल्कि वह इंसान की हड्डियों का गट्ठर था, जिसमें बहुत सारे इंसानी कंकाल थे। यह देखकर तो मैं अब डर के साथ में आसमान पर था। यह सब देखकर मैं समझ चुका था कि मैं बहुत गलत रास्ते पर आ चुका हूँ, और इसके साथ ही मैं बहुत बुरी तरीके से फंस भी चुका हूँ, क्योंकि यह औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उस गट्ठर की तरफ देखकर मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों को भी इस औरत ने मार दिया होगा, और यह उन्हीं सब लोगों के कंकाल हैं, और आज के बाद एक कंकाल मेरा भी इनमें शामिल हो जाएगा। अब वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराने के साथ साथ हंसने भी लगी। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी पता नहीं अचानक से वहां पर अंधेरे में से एक आदमी आया।
उस आदमी को आता देख मुझे अपनी जान बचाने की कुछ उम्मीद दिखने लगी। मुझे लगा कि यह आदमी यहाँ आकर मुझे इस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगा, लेकिन जैसे ही वह आदमी करीब आया तो उसका चेहरा देखकर मेरे बचने की उम्मीद के बजाय मेरे मरने की संभावना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यह वही बूढ़ा आदमी था जिसने मुझे उस टपरी पर चाय पिलाई थी। मेरे नजदीक आकर वह बूढ़ा मुझसे बोला, क्यों ड्राइवर बाबू, बिना पैसे दिए ही चले आए? चाय के पैसे कौन देगा? तभी मैं उन दोनों से कहना चाहता था कि तुम्हारे चाय के पैसे ले लो, पर मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन मेरे हलक से तो आवाज निकल ही नहीं रही थी। अचानक उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर एक लात मारी और मैं धड़ाम से पीठ के बल सड़क पर गिर पड़ा। मुझे अब समझ आ चुका था कि यह लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अभी मैं उठकर वहां से भागना चाह ही रहा था कि तभी वह चुड़ैल औरत अचानक से उछलकर मेरे सीने पर बैठ गई और उसने मुझे मारने के लिए अपने हाथ में वह दांतली ले रखी थी। अभी वह उस दांतली से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और मेरे फोन के बजते ही वह औरत अचानक से चिल्लाने लगी और जोर जोर से अपने दोनों कानों को दबाने लगी, जैसे उसे मेरे फोन की आवाज बहुत तकलीफ दे रही हो। तभी मैंने मेरे फोन की घंटी की तरफ ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि मैंने मेरे फोन की घंटी में हनुमान चालीसा लगा रखी थी और फोन आने पर उस हनुमान चालीसा की आवाज को सुनकर ही वह चुड़ैल चहक कर भी मुझ पर वार नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैंने इस फोन को उठा लिया और ये घंटी बंद हो गई तो घंटी बजने के बंद होते ही यह चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाएगी। इसीलिए मैंने फोन ना उठाना ही ठीक समझा, लेकिन फोन कुछ देर बाद ही कट गया और घंटी बजना बंद हो गई। घंटी बजने के बंद होते ही वह चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से वार करने ही वाली थी कि तभी फिर से फोन बज उठा और फिर से फोन में हनुमान चालीसा की आवाज बजने लगी। इसके साथ ही इस बार अचानक से पता नहीं कैसे मेरा ट्रक अपने आप ही चालू हो गया और ट्रक के चालू होते ही ट्रक की हेडलाइट की रोशनी जली और मेरे आसपास उजाला हो गया। उजाला होते ही वह चुड़ैल औरत और वह बूढ़ा वहां से गायब हो गए, लेकिन अभी भी मेरे फोन में हनुमान चालीसा बजी जा रही थी। कोई तो था जो बार बार मेरे फोन पर फोन किया जा रहा था, जिसकी वजह से वह हनुमान चालीसा बज रही थी। अब मैं समझ चुका था कि अगर इस चुड़ैल और उस बूढ़े आदमी के चंगुल से बचना है तो हनुमान चालीसा ही एकमात्र मेरा सहारा है, जो कि मुझे यहाँ से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। इसलिए मैं अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर तुरंत उठा और ट्रक के केबिन में चढ़कर म्यूजिक सिस्टम में फुल आवाज में हनुमान चालीसा चला दी और इसके साथ ही ट्रक को फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लिया। अब मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। तभी हनुमान चालीसा की आवाज के साथ मुझे मेरे पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई चिल्ला रहा हो, जैसे किसी का कुछ छूट गया हो। लेकिन मैं उन सभी आवाजों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने ट्रक चलाने पर ध्यान दिया। ट्रक चलाते वक्त मैंने सोचा कि आज किसका फोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बची है। मैं देखना चाहता था कि आखिर किसकी वजह से आज मेरी जान बची है। इसीलिए मैंने अपना मोबाइल निकाला और देखना चाहा कि किसका फोन आया है। तभी मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वह चुड़ैल और वह बूढ़ा आदमी अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो। इसलिए वो तो मुझे मेरा पूरा ध्यान सिर्फ ट्रक चलाने पर लगाना चाहिए और जब मैं दिल्ली में एंटर कर जाऊंगा और कोई रिहायशी इलाका आ जाएगा तभी मैं ट्रक को रोककर फोन को देखूंगा। इसके बाद जब मैं दिल्ली के रिहायशी इलाके में एंटर हो गया और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तब मैंने सड़क के किनारे ट्रक को रोका और फोन निकालकर अपना फोन चेक किया। जब मैंने फोन चेक किया तो पाया कि वह फोन मेरी पत्नी ने किया था। तब मैंने सोचा कि उसे भी चिंता हो रही होगी कि मैंने इतनी बार फोन करने के बावजूद भी फोन क्यों नहीं उठाया। इसलिए मैंने वापस अपनी पत्नी को कॉल बैक किया और जब मैंने अपनी पत्नी को वापस कॉल बैक किया और उसकी जो बात सुनी उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी बेटी बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे अभी पापा से बात कराओ, इसीलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी, पर आप हो कि फोन उठा ही नहीं रहे थे। दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि अभी कुछ साल पहले ही मेरी शादी हुई थी और मेरी एक 7 साल की बेटी है। तब मैंने सोचा कि आज मेरी बेटी की वजह से मेरी जान बच गई। अगर मेरी बेटी मुझसे बात करने की जिद ना करके फोन ना करती तो आज तो मैं मर ही चुका था। इसीलिए आपसे विनती है कि बेटियों को बोझ ना समझे, बेटियां बहुत अनमोल हैं। और उस दिन के बाद अब जब भी मैं माल की डिलीवरी करने के लिए ट्रक लेकर कहीं बाहर जाता हूँ और अगर मेरी बेटी का फोन आए तो काम को छोड़कर पहले अपनी बेटी से बात करता हूँ। आखिर यह जीवन दान मुझे मेरी बेटी की वजह से ही मिला है। इसके साथ ही उस दिन के बाद मैंने आसान रास्ते अपनाना छोड़ दिया है।
लेकिन जब मैंने उस आसान रास्ते और उस चाय वाली टपरी की बात अपने साथ वाले ड्राइवरों को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले वह बाप और बेटी उस चाय की टपरी को चलाया करते थे। लेकिन एक दिन शायद कोई ट्रक वाला शराब पीकर ट्रक चला रहा था और उसने उनकी टपरी को टक्कर मार दी। उस टक्कर में वह बाप और बेटी भी मारे गए। तभी से वह बाप और बेटी ट्रक वालों को रोककर वहां चाय पिलाते हैं और उस आसान रास्ते पर जाने के लिए उनको गुमराह करते हैं और उनसे अपनी मौत का बदला लेते हैं। तो दोस्तों, आज की यह हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस यही, फिर मिलते हैं नई कहानी और नई सूचना के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमको आपके लिए कहानी लाने में मोटिवेट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।